मित्रों नमस्ते, मैं अमरीश कुमार द्विवेदी उपस्थित हूँ आपके समक्ष आपकी सेवा में यूपी टेट हिंदी भाषा के साथ। मित्रों, जैसा कि आपको पता होगा कि इस समय हम लोग हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं यूपी टेट पाठ्यक्रम के आधार पर। और यदि आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने वचन का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था। वचन का बेसिक कॉन्सेप्ट देने के बाद वचन परिवर्तन के नियम पर हम लोगों ने चर्चा किया था। और वचन परिवर्तन के नियम में भी मैंने पुल्लिंग संज्ञाओं के वचन परिवर्तन के नियम बताए थे। यदि आप वीडियो देखे होंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है, यदि आपने लास्ट तक देखा होगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और यदि वीडियो पसंद आ रही है मित्रों तो कृपया लाइक कर दिया कीजिए। लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए। मेरा उत्साह वर्धन करिए। मेरे उत्साह वर्धन के लिए कमेंट कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए ताकि कुछ और लोगों का कुछ काम हो सके। और यदि आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। मित्रों, लास्ट वाली वीडियो वचन और वचन परिवर्तन से संबंधित नियम के यदि आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देखा होगा तो आपको अंदाजा होगा कि वीडियो में कितनी गहराई है, अध्ययन अध्यापन में कितनी गहराई है। आपके लिए वो काम आ सकेगा कि नहीं आ सकेगा। और इस नाते मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि कोई भी वीडियो जो मेरे द्वारा डाली जाती है तो शुरू से लेकर लास्ट तक जब आप देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या बात है, इसमें क्या चीज़ है, इसमें क्या खासियत है, इसमें इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या महत्ता है। तो चलिए, लास्ट वीडियो में जहाँ तक मैंने डिस्कस किया था उसी के आगे आज इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो लास्ट वीडियो में हम लोग वचन परिवर्तन के नियम पढ़े थे। वचन परिवर्तन के नियम पढ़े थे, अथवा कह लीजिए कि एक वचन को बहुवचन में बदलने के नियम पढ़े थे। ठीक है। और इसमें भी मैंने आपको क नंबर हेडिंग डाल करके लिखाया था पुल्लिंग संज्ञाओं के लिए। कल मैंने आपको बताया था कि भाई साहब, संज्ञाएं दो ही लिंगों वाली होती हैं, या तो पुल्लिंग या तो स्त्रीलिंग। पुल्लिंग संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम अलग होते हैं, स्त्रीलिंग संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम अलग होते हैं। तो कल वाली वीडियो में आपने पुल्लिंग संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम देखे थे, जिसके अंतर्गत नेता का बहुवचन, अध्यापक का बहुवचन इत्यादि आपने देखा था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज ख नंबर हेडिंग के अंतर्गत हम लोग स्त्रीलिंग संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम पढ़ेंगे। बहुवचन बनाने के नियम, या आप केवल इतना ही लिख लिए स्त्रीलिंग संज्ञाओं के लिए, है ना। अगर कल वाली हेडिंग से आप इसको कनेक्ट करेंगे तो कल वाले में हमने लिखा था पुल्लिंग संज्ञाओं के लिए, आज आपने लिखा है स्त्रीलिंग संज्ञाओं के लिए। यानी कि आज मेरे द्वारा आपको जितने भी रूल्स बताए जाएंगे, मेरे द्वारा आपको जितने भी नियम बताए जाएंगे, ये सारे नियम सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार की या किस लिंग वाली संज्ञाओं पर लागू होंगे? स्त्रीलिंग वाली संज्ञाओं पर लागू होंगे। सारे के सारे नियम कहाँ लागू होंगे? स्त्रीलिंग में लागू होंगे। अगर इस नियम को आपने पुल्लिंग पर लागू किया, अर्थात इस नियम से आपने पुल्लिंग का बहुवचन बनाया, तो वो बहुवचन गलत माना जाएगा, वो बहुवचन गलत होगा। तो ध्यान रहे, सतर्क रहें कि जितने भी नियम अब आप लिखने जा रहे हैं, जितने भी नियम आप पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, ये सारे नियम स्त्रीलिंग के लिए हैं। इस बात का बखूबी ध्यान रखिएगा। अच्छा, कल एक बात मैंने आपसे और डिस्कस किया था लास्ट वाली वीडियो में। मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने लास्ट वाली वीडियो वचन से संबंधित नहीं देखी है तो कृपया जा करके आप वचन संबंधी नियम जो मैंने बताए थे, पुल्लिंग संज्ञाओं के लिए जो नियम मैंने बताए थे, कल वाला जो मैंने लेक्चर दिया था, उसको आप एक बार जरूर देखें। यदि आपने वो लेक्चर पूरा देखा, पूरी वीडियो आपने देखी है, तो ये आपको तुरंत और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो कल वाली बात यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं तो बार बार वही चीज़ डिस्कस करने से वीडियो लंबी हो जाएगी और आप भी परेशान हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो चलिए हम सीधे नियम पर आते हैं और बात करते हैं नियम नंबर 1 की। नियम नंबर 1 ये है कि भैया अकारांत संज्ञाओं को
एकारांत में बदल करके, या अगर हम शॉर्ट फॉर्म में या डायग्रामिक फॉर्म में लिखें आसान करने के लिए, तो CHANGE चेंज इनटू एकारांत। एकारांत, ये अनुस्वार पे ध्यान रखिएगा, अनुस्वार पे ध्यान रखिएगा, एकारांत। इसका मतलब आप समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि संज्ञा अकारांत स्त्रीलिंग है, यदि संज्ञा अकारांत स्त्रीलिंग है, अकारांत स्त्रीलिंग का मतलब अंतिम वर्ण अ है ना, अंतिम वर्ण अ। जैसे हमने कहा ना रात, तो रात शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ, तय नहीं है। अरे भाई, जब हम रात का वर्ण विन्यास करेंगे, रात को हम अलग अलग वर्णों के रूप में लिखेंगे, तो ऐसे ही तो लिखेंगे। तो आप बताइए, इनमें, इन 4 वर्णों में अंतिम वर्ण क्या है? अ। तो इन्हीं को मिला करके तो रात शब्द बनाया गया है। तो जब इनका अंतिम वर्ण अ है, तो इसका मतलब रात में अंतिम वर्ण क्या है? अ। और अगर रात में अंतिम वर्ण अ है, तो रात शब्द को हम किस रूप वाला शब्द कहेंगे? अकारांत शब्द कहेंगे। तो रात जैसे शब्दों के लिए नियम है, अकारांत संज्ञाओं के लिए नियम है। और नियम क्या है कि उस अकारांत को चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे किसमें? एकारांत में। एकारांत या अनुस्वार बिंदी, ध्यान दीजिएगा, कल जब आपने पुल्लिंग संज्ञा का नियम लिखा था, तो वहां पे आपने एकारांत लिखा था, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार, विसर्ग, हलंत, इन सब चीजों का व्याकरण में बहुत ज्यादा रोल होता है। कहीं अनुस्वार लगना चाहिए, आपने नहीं लगाया, गलत हो जाएगा आपका। या कहीं नहीं लगना चाहिए, आपने लगा दिया, नहीं लगना चाहिए और आपने लगा दिया, तो भी आपका गलत हो जाएगा। पूरा शब्द सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, कल वाले में आपने एकारांत लिखा था, कल वाली वीडियो में, और आज आप क्या लिख रहे हैं? एकारांत। अब समझिए जरा, कह रहा है कि अगर संज्ञा शब्द अकारांत है, माने अंतिम वर्ण अ है, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए उस अकारांत को, माने उस अ को एकारांत में बदल देंगे। माने अंतिम वर्ण पर ए की मात्रा लगा देंगे और बिंदी लगा देंगे। एकारांत का यही मतलब हुआ। आई बात समझ में? नहीं समझ में आया? फिर से समझ लीजिए। यदि अंतिम वर्ण अ हो, तो जैसे हमने कहा रात, जैसे हमने कहा बात, जैसे हमने कहा सड़क, ये सब क्या है भाई? ये सब अकारांत है, क्योंकि इन सभी शब्दों का अंतिम वर्ण क्या है? अ। तो जिन शब्दों का अंतिम वर्ण अ हो, उन्हें कहते हैं अकारांत। ठीक? या अकारांत को आप दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। आप बताइए, सड़क के अंतिम अक्षर पर कोई मात्रा है? नहीं। रात शब्द के अंतिम अक्षर पर कोई मात्रा है? नहीं। बात शब्द के अंतिम अक्षर पर कोई मात्रा है? नहीं। तो अकारांत को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिन शब्दों के अंतिम अक्षर पर कोई मात्रा न हो, कोई मात्रा न हो, उन्हें क्या कहेंगे? अकारांत। तो सड़क के अंतिम अक्षर पर कोई मात्रा नहीं है, रात के अंतिम अक्षर पर कोई मात्रा नहीं है, बात के अंतिम अक्षर पर कोई मात्रा नहीं है, इस नाते ये तीनों शब्द क्या है? अकारांत। इस तरीके से और भी अनगिनत अकारांत शब्द होंगे। तो अगर अकारांत का बहुवचन बनाना है, तो एकारांत बदल देंगे, माने अंतिम अक्षर पर ए की मात्रा लगा करके बिंदी अनुस्वार लगा देंगे। भाई, जो क्वेश्चन होगा वहां अंतिम अक्षर पर कोई मात्रा नहीं होगी, तो उसका जब बहुवचन बनाएंगे तो अंतिम अक्षर पर ए की मात्रा लगाएंगे और साथ ही साथ अनुस्वार भी लगाएंगे। आ रही है बात समझ में? और अगर आ रही है तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए। जैसे आपसे कहा जाए, देखिए ये एक वचन है और ये बहुवचन है, ठीक है। एक वचन वाला शब्द आपके क्वेश्चन में रहेगा और बहुवचन आपको बनाना रहेगा। जैसे देखिए, रात शब्द स्त्रीलिंग है। कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा कि रात शब्द स्त्रीलिंग है? अभी बताते हैं। बात शब्द स्त्रीलिंग है, सड़क शब्द स्त्रीलिंग है ना। आप कहेंगे ये कैसे पता चलेगा? गाय शब्द स्त्रीलिंग है, या पहले इतना देख लीजिए,
तो कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा कि ये सब स्त्रीलिंग है? भाई इसके लिए तो आपको लिंग टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जेंडर जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। जब आप लिंग टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे लिंग के नियम बताए गए हैं, और जब वो नियम को आप जान लेंगे तो आप शब्दों को देखते ही पहचान जाएंगे कि हाँ ये शब्द फलाने लिंग का है। कहेंगे सर इसका मतलब हमें वचन करने से पहले या वचन चेंज करने से पहले हमें लिंग पहचानना पड़ेगा? बिल्कुल 100%। अगर आप चाहते हैं कि आपका उत्तर एकदम सही हो तो, बाकी हवाई फायर आपका आंसर देना चाहते हैं तुक्का मार के, तब तो भाई उसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका उत्तर गलत ना हो, आपका उत्तर 100% परफेक्ट हो, तो उसके लिए पहले आपको उसका जेंडर पहचानना पड़ेगा। तो जेंडर पहचानने, लिंग पहचानने के लिए आपको लिंग टॉपिक के नियम पढ़ने पड़ेंगे, अथवा यदि आप लिंग टॉपिक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा मार्ग भी है, दूसरा रास्ता भी है कि उस शब्द का, जिसका आपको लिंग जानना है, उस शब्द का व्यवहारिक प्रयोग कर लिया कीजिए। यदि व्यवहारिक प्रयोग में आप उस शब्द के साथ स्त्रीलिंग की क्रिया प्रयुक्त करते हैं तो इसका मतलब वो शब्द स्त्रीलिंग है। व्यवहारिक प्रयोग में यदि आप उस शब्द के लिए स्त्रीलिंग का विशेषण प्रयुक्त करते हैं तो समझ जाइए कि वो शब्द स्त्रीलिंग है। जैसे आप अक्सर ये बोलते होंगे अथवा बोलते हुए सुने होंगे कि रात गई बात गई। क्या सुनते हैं भाई? रात गई बात गई, ऐसा आप सुनते हैं ना? आपने ये तो कभी नहीं सुना कि रात गया बात गया, सुने क्या? नहीं। तो जब रात गई बात गई सुने हैं तो आप रात के साथ गई स्त्रीलिंग की क्रिया प्रयुक्त कर रहे हैं और बात के साथ भी गई स्त्रीलिंग की क्रिया प्रयुक्त कर रहे हैं। भाई इतना तो आपको पता होगा ना कि गया पुल्लिंग है और गई स्त्रीलिंग है, तो रात के साथ स्त्रीलिंग की क्रिया प्रयुक्त कर रहे हैं, बात के साथ स्त्रीलिंग की क्रिया प्रयुक्त कर रहे हैं, इसका मतलब रात स्त्रीलिंग हुआ और बात स्त्रीलिंग हुआ। तो जब रात स्त्रीलिंग है बात स्त्रीलिंग है तो रात का जब बहुवचन पूछेगा तो हमने कहा था कि अंतिम अक्षर पर एक ही मात्रा और अनुस्वार लगा दिया, रातें। बात का स्त्रीलिंग पूछेगा तो क्या करेंगे? बातें। सड़क का स्त्रीलिंग पूछेगा तो क्या करेंगे? अंतिम अक्षर पर एक ही मात्रा और बिंदी, सड़कें। ठीक, कितना ठीक है? और देख लीजिए, जैसे कह दिया आंख, तो आंख स्त्रीलिंग है भाई साहब। है आंख, कहते हैं आंख बहुत बड़ी बड़ी है ना? तो आंख बड़ी है, आपने आंख के साथ या आंख के लिए बड़ी इस विशेषण का प्रयोग किया और बड़ी स्त्रीलिंग है, इसका मतलब आंख स्त्रीलिंग हो गया। तो इस तरीके से यदि आपको किसी शब्द का लिंग जानना है तो उस शब्द पर एक व्यवहारिक वाक्य बना लीजिएगा जो दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। अब उस वाक्य में यदि आपने उस शब्द के लिए, किस शब्द के लिए? जिसका आपको लिंग जानना है, उस शब्द के लिए यदि आपने स्त्रीलिंग क्रिया प्रयुक्त किया या स्त्रीलिंग विशेषण प्रयुक्त किया तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि वो शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है? तो आंख शब्द का बहुवचन पूछेगा तो अंतिम अक्षर पर आप एक ही मात्रा और बिंदी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? आंखें, है ना? इसी तरीके से और देखिए, उदाहरण का कोई लिमिट नहीं है भाई साहब, क्योंकि उदाहरण बहुत ज़्यादा होते हैं, बट फिर भी जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना आपका अच्छा होगा। जैसे पुस्तक शब्द है, पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग है ना? आप बोलते हैं पुस्तक अच्छी है, अच्छी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं पुस्तक के लिए, या आप कहते हैं पुस्तक महंगी है, महंगी, अच्छी, महंगी, ये सब स्त्रीलिंग है। तो आप पुस्तक के लिए स्त्रीलिंग का विशेषण प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पुस्तक स्त्रीलिंग है। तो पुस्तक का बहुवचन पूछ रहा है तो अंतिम अक्षर पर एक ही मात्रा लगा दीजिए और अनुस्वार लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? पुस्तकें। ठीक है? ऐसे ही किताब शब्द है, तो किताब शब्द का स्त्रीलिंग पूछेगा तो किताबें। यानी कि निष्कर्ष ये है इस नियम का, या इन उदाहरणों से आपको ये जानकारी मिल रही है या ये देखने को मिल रहा है कि यदि शब्द अकारांत हो अर्थात अंतिम अक्षर पर कोई मात्रा ना हो तो ऐसे शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंतिम अक्षर पर एक ही मात्रा और अनुस्वार लगा देंगे। अनुस्वार नहीं बोलेंगे, भले आपने एक ही मात्रा लगाया अनुस्वार नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये देखिए, आपसे सवाल पूछे, देखिए प्रश्न ऐसे पूछ लिया कि भाई किताब शब्द का, यहां शायद नहीं दिखेगा आपको तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ये देखिए यहां मैं लिख दे रहा हूं। प्रश्न ऐसे आपसे परीक्षा में पूछ लेगा कि भाई किताब शब्द का बहुवचन होगा। ठीक है? ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में।
तो ए ऑप्शन दे देगा किताबों, बी ऑप्शन दे देगा किताबें, सी ऑप्शन दे देगा किताबें, डी ऑप्शन दे देगा उपर्युक्त सभी। अब यदि आपने मेरा वीडियो देखा है, यदि आपने मुझसे पढ़ा है, तो आप ए वाला ऑप्शन बिल्कुल टिक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कल वाली वीडियो में जाकर के आप देखिएगा, मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि आज भी वही, परसों भी वही, रोज रोज वही, तो फिर ये ठीक नहीं है, वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। लास्ट वाली वीडियो में जाकर के आप देख लीजिएगा। और यदि आपने मेरी वीडियो नहीं देखा है तो हो सकता है कि आप इसको टिक कर लें। क्यों? क्योंकि किताबों शब्द भी बहुवचन ही होता है। समझ में आ रहा है? किताबों शब्द भी बहुवचन है, छात्रों शब्द भी बहुवचन है, अध्यापकों शब्द भी बहुवचन है। लेकिन फिर भी मैंने कहा था ये विकल्प सही नहीं माना जाता। क्यों? इस क्यों का उत्तर देखने के लिए, जानने के लिए आपको लास्ट वाली वीडियो जाकर देखनी पड़ेगी। बहुत अच्छा टाइम देकर के मैंने वहां बताया था। तो भाई साहब ये नहीं होगा अगर आप वीडियो देखे हैं तो। अब बचा किताबें और किताबें। अब अगर आप अनुस्वार को ध्यान नहीं देंगे तो आपको लगेगा यार दोनों ऑप्शन एक ही है। तो जब आपको लगेगा दोनों ऑप्शन एक ही है तो चलो चाहे जो हम कर लें, चाहे इसको सही कर लें चाहे इसको सही, है ना, ऐसा ही तो दिमाग में आता है। आपको लगेगा भाई अनुस्वार आप झटके में ध्यान देंगे नहीं, यही तो करते हैं एग्जाम में, क्योंकि वैसे प्रेशर रहता है। तो हमें झटके में किताबें और किताबें एक ही समझ में आता है और हमें लगता है कि यार दोनों विकल्प में एक ही ऑप्शन, मतलब एक ही शब्द है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जब दोनों एक ही शब्द है तो चाहे जो हम आंसर करते हैं हमारा सही माना जाएगा। लेकिन अगर ये सोच करके आपने ये वाला बी वाला विकल्प टिक कर दिया, अर्थात बी वाले को, अर्थात किताबें को आपने उत्तर मान लिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, दोनों के उच्चारण में फर्क है। ये किताबें और ये किताबें, थोड़ा नाक में बोलना पड़ेगा, किताबें और ये किताबें। तो किताबें नहीं होता है, किताबें होता है। आपने पढ़ा है कि अंतिम अक्षर पर एक ही मात्रा भी लगाना है और अनुस्वार भी लगाना है। तो अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आप कर पाएंगे, नहीं पढ़े हैं भाई साहब तो फिर छोटी छोटी चीज़ों में आप गलत कर लेते हैं, और वही छोटी छोटी चीज़ें जो आप गलत कर देते हैं वही आपके असफलता का कारण बन जाता है। इस नाते ध्यान दीजिएगा, व्याकरण बहुत आसान होता है बशर्ते यदि आप सूक्ष्मता से पढ़े हैं, शिद्दत से पढ़े हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं। तो ये था पहला नियम अकारांत संज्ञाओं के लिए। और ध्यान दीजिएगा ये सारे नियम किस पे लागू होंगे? स्त्रीलिंग पे। अब दूसरा नियम है, देखिए आकारांत, छोटा के बाद क्या आता है? बड़ा। तो आकारांत प्लस ए बराबर बहुवचन। ये देखिए डायग्रामिक फॉर्म में मैं आपको वचन पढ़ा रहा हूं, डायग्रामिक फॉर्म में, है ना, डायग्राम बना बना करके, डायग्राम बना बना करके मैं पढ़ा रहा हूं। क्योंकि यदि आप भाषा लिखते हैं तो भाषा लिखते लिखते आप बोर हो जाते हैं, आपको वही पुरानी परंपरा लिख करके देख करके आप बोर होने लगते हैं। इस नाते मैं आपको ये डायग्रामिक फार्मूला के फॉर्म में, या डायग्रामिक फॉर्म कह लीजिए, फार्मूला के फॉर्म में कह लीजिए, इस फॉर्म में वचन पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, जो कि इस तरीके से किसी भी यूट्यूब चैनल पर किसी भी के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है, आप भी जानते होंगे। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए काम बहुत आसान कर देता हूँ, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा कीजिए। और जितनी वीडियो मैं डाला हूँ, चाहे वो संस्कृत का हो चाहे हिंदी का हो, अथवा जो अभी आगे मैं वीडियो डालूंगा, ये सारे वीडियोस आपको जरूर देखना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा। तो भाई आकारांत अगर स्त्रीलिंग होगा, है ना, तो उसमें हम ए जोड़ देंगे। क्या? ए। और ए कैसा? ये वाला ए नहीं, ये वाला ए, माने अनुस्वार वाला ए नहीं, अनुनासिक वाला ए, है ना। इन दोनों में क्या फर्क है भाई? इस ए पर अनुस्वार है और इस ए पर अनुनासिक है। आपको पता होना चाहिए कि बिंदी को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। और चंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक, है ना। तो अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में क्या फर्क है, तो ये कहेंगे अनुस्वार ए और इसे कहेंगे अनुनासिक ए। तो आकारांत संज्ञा का बहुवचन बनाने के लिए अनुस्वार ए का प्रयोग होगा कि अनुनासिक ए का? अनुनासिक ए का। मतलब यदि अंतिम अक्षर पर आ की मात्रा है
तो उस शब्द के लास्ट में हम ए जोड़ देंगे, फिर जो शब्द बनेगा वो बहुवचन होगा। जैसे ये देखिए, देखिए उदाहरण, ये आपका है एक वचन और ये है बहुवचन। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया छात्रा, तो छात्रा स्त्रीलिंग है और आकारांत है, इस नाते हम लास्ट में ए जोड़ देंगे तो हो जाएगा छात्राएं, ये बहुवचन हो जाएगा। हमने कह दिया अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा, तो अध्यापिका आकारांत है, आप लास्ट में ए जोड़ दीजिए तो हो जाएगा अध्यापिकाएं। ठीक। हमने कहा वार्ता या हमने कहा शाखा, तो शाखा स्त्रीलिंग है, आकारांत है, आप ए जोड़ दीजिए। देखिए आकारांत में हम ए जोड़ देते हैं, बहुवचन बन जाता है। तो जैसे ही इस आकारांत में हम ए जोड़े, ये बहुवचन बन गया शाखाएं। अब आप कहेंगे सर लेकिन शाखा का बहुवचन तो शाखाओं भी होता है। आप कहेंगे अगर कल वाली वीडियो नहीं देखे होंगे, आज देख रहे होंगे इस वीडियो को, कल वाली नहीं देखे होंगे, तो आप कहेंगे सर शाखा का बहुवचन तो शाखाओं भी होता है, सर अध्यापिका का बहुवचन तो अध्यापिकाओं भी होता है। आप कहेंगे सर छात्रा का बहुवचन छात्राओं भी होता है। फिर क्यों आपका ये सब विकल्प गलत मान लिया जाता है, तो मैं फिर से कह रहा हूं, इसका आंसर जानने के लिए आपको लास्ट वाली यानी कि कल वाली, यानी कि वचन की जो वचन की पहली वचन चैप्टर की जो पहला पार्ट वाला वीडियो है उसको जाकर के आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल छात्राओं नहीं करेंगे, अध्यापकाओं नहीं करेंगे, शाखाओं नहीं करेंगे। इसी तरीके से कथा है, ठीक, तो कथा का बहुवचन पूछेगा तो कथाएं। इसी तरीके से यहाँ देखिए वार्ता है। पहले इतना थोड़ा सा और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया, ये देखिए आपसे प्रश्न पूछ दिया कि भाई अध्यापिका शब्द का बहुवचन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जब मैं समझ चुका हूं, आप ये सोच रहे होंगे जब हम लोग समझ रहे हैं तो क्यों बार बार ये एक ही चीज पर रट लगाए हैं। नहीं, मैं रट नहीं लगाया हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सतर्क कहाँ रहना है। देखिए जैसे अध्यापिका शब्द का बहुवचन पूछा है तो एक तो कर देगा अध्यापिकाओं, जो कि ये गलत ऑप्शन है। भले अध्यापिकाओं बहुवचन होता है लेकिन आपका सही उत्तर कभी नहीं होगा। बी अध्यापिकाएं ऐसे दे देगा, और सी अध्यापिकाएं। अब आप समझ गए होंगे कि आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब लिखा ये भी अध्यापिकाएं हैं, लिखा ये भी अध्यापिकाएं हैं, बस यहाँ अनुस्वार है, यहाँ अनुनासिक है। अब आपने अगर गहने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से देखा है वीडियो को अच्छे से, या कहीं भी किताब में भी पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि ए में अनुनासिक ए होता है, अनुस्वार ए नहीं होता है। अगर आप इतना जानेंगे तब आप कर पाएंगे, और अगर इतना नहीं जानेंगे तो फिर आप इन्हीं दोनों में कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बार बार एक ही निवेदन करता हूँ कि भाई जितना पढ़िए सॉलिड पढ़िए, जितना पढ़िए ढंग से पढ़िए, अन्यथा ना मन करे तो उतने देर के लिए पढ़ाई बंद कर दिया करिए। पता चला आप पढ़ने बैठे हैं, मन नहीं लग रहा है, तब भी आप धक्का प्लेट पढ़े जा रहे हैं, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। बेहतर होगा जब आपका पढ़ाई में मन ना लग रहा हो तो आप एकदम बंद कर दिया कीजिए, और जो करने का मन करे उसको आप कर लिया कीजिए। ठीक, अगर ऐसा काम करते हैं तो जितना पढ़ेंगे उसमें अस्थायित्व होगा। ठीक है ना। चलिए और एग्जाम्पल करना है, नहीं तो चलिए इत्यादि कर लेते हैं, इसी तरीके से आप देख लीजिएगा। तो ये था आकारांत संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। मिटाते हैं इसको, देखिए मिटाए। चलिए और ध्यान दीजिएगा, ये हेडिंग मेरी नहीं मिट रही है, सब कुछ मिट रहा है लेकिन हेडिंग नहीं मिट रहा है। क्यों? क्योंकि ये हेडिंग पर ही काम हो रहा है। हेडिंग क्या है? स्त्रीलिंग संज्ञाओं के लिए नियम। तो जितने भी नियम पढ़ रहे हैं, अभी 2 नियम पढ़ लिए, अभी और आगे नियम पढ़ेंगे, वो सारे नियम किसके लिए हैं भैया? स्त्रीलिंग के लिए। सारे नियम किस पर लागू होंगे? स्त्रीलिंग संज्ञाओं पर लागू होंगे। क्या इनमें से कोई भी नियम पुल्लिंग पर लागू होगा? नहीं लागू होगा। अब लिखिए नियम नंबर 3। नियम नंबर 3, देखिए नियम नंबर 3 में ये है, देखिए छोटा आ पे नियम हो गया, फिर बड़ा आ पे नियम हो गया, अब छोटी की बारी है, और छोटी के बाद बड़ी की बारी है। तो छोटी ई और बड़ी ई पर एक ही नियम लागू होता है। तो लिखिएगा इकारांत
अथवा ईकारांत, ठीक है, प्लस या बराबर बहुवचन। देखिए सारे नियम मैं डायग्रामिक रूप में बता रहा हूं, सारे नियम मैं फॉर्मूला रूप में बता रहा हूं। काम आपका आसान हो रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। कृपया लाइक कर दिया कीजिए यार, कंजूसी मत किया कीजिए। ये सब कुछ आपको पसंद ही आ रहा है, आपको अच्छा ही लग रहा है, तो फिर तो लाइक देने में क्या जाता है, आपको कर दिया कीजिए। मेरा हौसला आवर्धन होगा तो मैं इससे भी बेहतर आपके लिए चीज़ें लेकर के आऊँगा। चलिए अब इसमें ज़रा एक नोट नीचे लिखिएगा कि ईकारांत या खाली ई लिख लीजिए, चेंज इनटू ई। इसको जरा ध्यान दीजिएगा, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं समझा रहा हूं। ई चेंज इनटू ई यानी कि दीर्घ ई चेंज इनटू ह्रस्व ई, यानी कि आसान भाषा में कहें तो बड़की ई चेंज इनटू माने बदल जाएगी छोटकी में, माने बड़ी छोटी में बदल देंगे। अब देखिए कह रहा है कि भाई अंतिम वर्ण छोटी ई हो अथवा अंतिम वर्ण बड़ी हो, माने अंतिम अक्षर पर छोटी की मात्रा हो चाहे अंतिम अक्षर पर बड़ी की मात्रा हो। बहुवचन बनाने के लिए आप उस शब्द के लास्ट में यहाँ जोड़ दीजिएगा, बहुवचन बन जाएगा। फिर नीचे लिखाया कि अगर अंतिम अक्षर बड़ी मतलब अंतिम अक्षर पर बड़ी की मात्रा हो तो उसे चेंज करके छोटी की मात्रा में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये नियम है, ठीक है। जैसे देखिए उदाहरण से भी समझ में आ जाएगा, यानी कि अगर छोटी है तब तो कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ जोड़ना है, लेकिन अगर बड़ी है तो बड़ी को पहले छोटी में कन्वर्ट करना है फिर यहाँ जोड़ना है। जैसे देखिए उदाहरण, जैसे अगर मैंने कहा, देखिए उदाहरण में मैंने कहा छोटी वाला कोई शब्द बताइए, जैसे मान लीजिए बोल दिया आपको, पहले बड़ी वाला ले लीजिए ना, बड़ी वाला क्योंकि इस पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। जैसे कह दिया भाई नारी का बहुवचन बताइए, तो नारी के लास्ट में बड़ी है ना, इसे छोटी में कन्वर्ट करेंगे, पहले नियम है नारी हो जाएगा और फिर यहाँ जोड़ दीजिएगा तो नारियाँ हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए साड़ी है, तो साड़ी का बहुवचन पूछे तो बड़ी की मात्रा को पहले छोटी की मात्रा में कन्वर्ट करेंगे फिर यहाँ साड़ियाँ बन जाएगा ना। ऐसे क्यारी है तो क्यारी में पहले हम छोटी की मात्रा लगाएंगे और फिर यहाँ जोड़ेंगे, क्यारियाँ बन जाएगा ना। ऐसे ही मान लीजिए कह दिया शक्ति है, अब देखिए शक्ति में पहले से छोटी की मात्रा है, जब छोटी की मात्रा है तो आपको कोई 3-5 करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप यहाँ जोड़ दिया, शक्तियाँ हो जाएगा ना। ऐसे ही मान लीजिए कुरीति है, कुरीति, अब देखिए कुरीति में पहले से छोटी की मात्रा है तो पूछेगा कुरीति शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो आपको सीधे शब्द के लास्ट में यहाँ जोड़ देना है, कुरीतियाँ हो जाएगा ना। तो इस तरीके से अगर बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा को पहले हम छोटी की मात्रा में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हम यहाँ जोड़ देंगे, लेकिन अगर पहले से छोटी की मात्रा है तो हम लास्ट में सीधे सीधे क्या जोड़ देंगे, यहाँ। मतलब बड़ी ई में भी यहाँ जुड़ रहा है, छोटी ई में भी यहाँ जुड़ रहा है, बस इतना करना है कि बड़ी ई पे डायरेक्ट यहाँ नहीं जोड़ना है। अर्थात अगर आपको ये कहा जाए कि नारी का बहुवचन बताइए तो आप बड़ी में डायरेक्ट यहाँ जोड़ के नारियाँ मत बताइएगा, क्योंकि विकल्प में ये भी रहता है, ध्यान दीजिएगा। साड़ी का बहुवचन पूछे तो डायरेक्ट आप बड़ी में यहाँ मत जोड़िएगा, अर्थात साड़ियाँ मत कीजिएगा। इसका कारण क्या है ना, क्योंकि देखिए जब किसी शब्द के पीछे कुछ जोड़ते हैं तो उसको हम प्रत्यय कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो आप यहाँ जोड़ रहे हैं शब्द के लास्ट में, अर्थात आप यहाँ प्रत्यय जोड़ रहे हैं, और यहाँ प्रत्यय हो या कोई भी प्रत्यय हो, एक बात ध्यान से सुन लीजिए जो कहीं आपको मिलेगा नहीं, कहीं कोई नहीं बताता है, ये चीज़ आपको भी एहसास होता होगा, बार बार हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या मैं बताने जा रहा हूँ कि कोई भी प्रत्यय हो वो हमेशा ह्रस्व मात्राओं में जुड़ा करता है, दीर्घ मात्राओं में जुड़ा नहीं करता। दीर्घ मात्राओं में अर्थात दीर्घ स्वरों में, दीर्घ वर्णों में कभी कोई प्रत्यय नहीं जुड़ता। किसमें जुड़ता है, ह्रस्व प्रत्ययों में ना। अपवाद मान लीजिए कहीं पा जाइएगा तो ये मत कहिएगा सर देखिए यहाँ तो जुड़ा है, वो तो भाई अपवाद हर जगह होता है,
लेकिन जनरली क्या होता है कि दीर्घ स्वर पर कोई प्रत्यय या दीर्घ स्वर में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ता है। जब भी प्रत्यय जुड़ता है तो हर्ष स्वर में प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है। और इसका अगर आप समझना चाहते हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से, तो दीर्घ माने क्या होता है भाई? दीर्घ माने होता है बड़ा, है ना। और प्रत्यय आप जिसको बाद में जोड़ रहे हैं, तो जो बड़े आदमी होते हैं, देखिए अपवाद हर जगह, मैंने पहले कहा, हम जब भी कोई बात करते हैं तो सामान्य की बात करते हैं ना, जनरली की बात करते हैं। तो जो दीर्घ वाले आदमी होते हैं, जो बड़े आदमी होते हैं, वो हर किसी को अपने साथ नहीं जोड़ा करते, बहुत गंभीर रहते हैं, बहुत रिजर्व रहते हैं, वो अपने साथ हर किसी को नहीं मिला लेते हैं। आप बड़े घरानों में जाएंगे, कुलीन घरानों में जाएंगे, उनके वहाँ भीड़ भाड़ बड़ी कम होती है, बहुत सीमित लोग होते हैं, तो वो सबको नहीं जोड़ते। छोटे या नॉर्मल परिवार के जो लोग होते हैं, उनके वहाँ देखिए गम्मच होता है। जो बड़े लोग होते हैं, उनके पास जाने की हिम्मत ही सबकी नहीं होती है। तो इसी मतलब इसको हम समझने के लिए बोल रहे हैं। तो इसको आप अगर इस तरीके से ध्यान में रखेंगे तो भूलेगा नहीं कि भाई बड़े लोग में या बड़े लोगों के पास हर कोई नहीं सट पाता है। ऐसे ही बड़ी मात्रा के साथ कभी कोई प्रत्यय नहीं सटता है। अगर बड़ी मात्रा है तो उसे पहले छोटी में कन्वर्ट होना होगा, और जैसे छोटी में कन्वर्ट हो जाएगा प्रत्यय उसको कैच कर लेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये तो मैं सिर्फ समझने के लिए कह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, है ना। बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है कि बड़े आदमी छोटे आदमी वाली बात। अब देखिए यहाँ तक ठीक। अब छोटा फिर बड़ा, यानी कि ह्रस्व दीर्घ फिर ह्रस्व ई दीर्घ ई, ठीक। इन चारों पर नियम हो गया। अब इसके बाद किसकी बारी? ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ। तो जैसे ह्रस्व ई और दीर्घ ई पे एक ही नियम लगा कि यहाँ जोड़ दिया जाएगा, वैसे ह्रस्व और दीर्घ ऊ पे एक ही नियम लगेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब जैसे दीर्घ में डायरेक्ट कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा था तो उसको पहले ह्रस्व में कन्वर्ट करना पड़ा था, ऐसे यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, दीर्घ में कोई प्रत्यय डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, उसको पहले ह्रस्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि आप इतनी बात समझते हैं तो आपको नियम नंबर 4 आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए उकारांत, उकारांत समझ रहे हैं, जिसका अंतिम वर्ण छोटा ऊ हो या जिसके अंतिम अक्षर पर छोटा ऊ की मात्रा हो, या उकारांत, उकारांत माने जिसका अंतिम अक्षर बड़ा ऊ हो या अंतिम अक्षर पर जिसका अंतिम वर्ण बड़ा ऊ हो या अंतिम अक्षर पर बड़ा ऊ की मात्रा हो। अगर ऐसी संज्ञा है, इस रूप वाली संज्ञा है, तो उसमें आप ए जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ए। हाँ, वही है जो आपने आकारांत में जोड़ा था। शाखाएं, वार्ताएं, कथाएं, अध्यापिकाएं, छात्राएं, वही वाला ए, अनुनासिक वाला ए, उकारांत और उकारांत में भी आपको जोड़ना है। और जैसे आप शब्द के लास्ट में ए जोड़ेंगे, वैसे ही शब्द क्या हो जाएगा? बहुवचन, अर्थात प्लूरल हो जाएगा। आई बात समझ में? अब यहाँ हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ गए हैं, बट फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ कि ऊ को चेंज कर देंगे, चेंज इनटू, इनटू माने किसमें? तो ह्रस्व ऊ में। माने बड़ा ऊ होगा तो पहले उसे छोटा ऊ में बदल देंगे और फिर हम ए जोड़ देंगे, और अगर छोटा ऊ पहले से होगा तो सीधे सीधे हम ए जोड़ देंगे। चलिए, अगर आपको नियम समझ में आ रहा है तो उदाहरण देखा जाए, और यदि कहीं डाउट हो रहा है या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी परेशानी से मुझे अवगत कराइएगा। उस परेशानी पर हम जरूर काम करेंगे, ठीक है। कुल मिला जुला करके आपके नंबर अच्छे आने चाहिए, है ना। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में आप लोगों को 25+ नंबर लेकर आना है, और ज़रूर आएगा, बस साथ में बने रहिए, ठीक है। देखिए उदाहरण देखिए, इधर एक वचन है और इधर बहुवचन है। अब आपसे मान लीजिए कह दिया कि वस्तु का बहुवचन क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, वस्तु शब्द स्त्रीलिंग है और उकारांत है, तो उकारांत माने छोटा ऊ की मात्रा है, और जब छोटा ऊ की मात्रा होता है तो आपको सीधे ए जोड़ देना, वस्तुएं। अब आप सोच रहे होंगे सर वस्तु का तो वस्तुओं भी होता है, लेकिन वो आंसर गलत हो जाएगा। जब वस्तु का बहुवचन पूछेगा और आपने वस्तुओं कर दिया तो आपका उत्तर गलत होगा। क्यों? लास्ट वाली वीडियो में जाके देखिएगा, कल वाली वीडियो में। ऐसे ही धातु का बहुवचन पूछेगा तो धातुएं, धातुओं मत कीजिएगा ना। ऐसे ही मान लीजिए पूछ दिया बहु का बहुवचन क्या होगा, अब देखिए बहु में बड़ा ऊ की मात्रा है ना, तो पहले से छोटा ऊ की मात्रा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे बहु हो जाएगा, और फिर आप ए जोड़ दीजिए। अगर आपने डायरेक्ट जोड़ दिया ऐसे करके तो ये बहुएं गलत हो जाएगा, ठीक है ना, बहुएं हो जाएगा।
ऐसे ही मान लीजिए कर लेंगे ना। हाँ, तो बाकी आप देख लीजिएगा, कहीं और कुछ डाउट होता है तो आप बताइएगा, इत्यादि कर लीजिए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि हम उदाहरण पे भरोसा नहीं करते, हम हमेशा कॉन्सेप्ट पे भरोसा करते हैं। और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि उदाहरण रटने से अच्छा है, जितने देर में, जितने समय में आप 10 उदाहरण रटेंगे ना, उतने समय में आप 10 नियम रट लेंगे, या 10 नहीं तो 5 नियम रट लेंगे। तो 5 नियम से आप अगर एक नियम पे 3-3 उदाहरण रटेंगे ना, तो 15 उदाहरण हो गया। और वैसे आप 10 उदाहरण एक ही नियम का रट रहे थे। तो कुल मिला जुला करके बस आपसे यही कहूँगा कि आप उदाहरण पे नहीं बल्कि नियम पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। इंक डाल लूँ तब तक आप देखिए। हो गया? चलिए मिटाते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए बड़ा ऊ के बाद क्या आता है भाई साहब? री। तो री माने रिकारांत, और रिकारांत माने जिस शब्द का अंतिम वर्ण री हो। तो जिस शब्द का अंतिम वर्ण री हो, या जिस शब्द के अंतिम अक्षर पर री की मात्रा हो, जैसे हमने कहा मातृ, जैसे हमने कहा पितृ, जैसे हमने कहा देवत्री, है ना, जैसे हमने कहा, समझ रहे हैं ना। तो मातृ माने माता, पितृ माने पिता, देवत्री माने देवता। और आप समझ रहे होंगे कि ये सारे शब्द हिंदी के नहीं, संस्कृत के हैं। ऋकारांत शब्द हमेशा संस्कृत के शब्द होते हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। और चूंकि संस्कृत के शब्द हैं ऋकारांत शब्द, इस नाते हिंदी में पूछेगा नहीं। भाई ऋकारांत शब्द का बहुवचन आपसे हिंदी में क्यों पूछेगा? देवत्री शब्द का हिंदी में आपसे बहुवचन नहीं पूछेगा, आप निश्चिंत रहिएगा। तो फालतू में इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, समय की बर्बादी नहीं करनी। अब एक और नियम लिखिएगा, नियम नंबर 5 या 6 जो भी होगा, आप ध्यान दीजिएगा। नंबर पे ध्यान मत दीजिए कि 5वां है कि 4था है कि 6वां है, नियम पे ध्यान दीजिए कि या से अंत होने वाले, या से अंत होने वाले, या से अंत होने वाली संज्ञाओं, या से अंत होने वाली संज्ञाओं में या के अंत में अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक माने जी, अनुनासिक माने होता है चंद्र बिंदु, है ना, अभी मैंने बताया। जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, जरा समझिए इसको। या से अंत होने वाली, और ध्यान रहे ये भी नियम किसके लिए है? स्त्रीलिंग के लिए। या से अंत होने वाली संज्ञा स्त्रीलिंग का होना चाहिए। तो या से अंत होने वाली संज्ञा माने जिस संज्ञा के अंत में या जिस शब्द के अंत में या रहे। ठीक है, अगर उसका बहुवचन बनाना है तो कह रहा अंत में अनुनासिक जोड़ देंगे, माने अंत में हम चंद्रबिंदु लगा देंगे। उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, ये एक वचन है और ये बहुवचन है। जैसे चिड़िया शब्द है, तो आप बताइए चिड़िया स्त्रीलिंग है कि नहीं है? है। चिड़िया या से अंत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो इसका बहुवचन बनाना है तो अंत में हम चंद्रबिंदु लगाएंगे। तो अंत में चंद्रबिंदु क्या यहाँ लगेगा क्या? नहीं, तो लास्ट वाले अक्षर के ऊपर। तो लास्ट वाला अक्षर क्या है? या। तो इस पर हम चंद्रबिंदु लगा देंगे तो क्या बनेगा? चिड़िया। कुल मिला जुला करके बस इतना जान लिए, अगर इसको हम आसान भाषा में समझाएं आपको, तो इसको हम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर या है लास्ट में तो उसका बहुवचन बनाना हो तो हम या पर चंद्र बिंदु जोड़ देंगे, बस इतना जान लीजिए। यानी कि जो आप ये 3 लाइन में नियम देख रहे हैं, इसी को अगर संक्षिप्त में आपको जानना है, डायग्रामिक रूप में आपको जानना है, तो आप ऐसे जान सकते हैं कि अगर किसी शब्द के लास्ट में या रहे तो उसका बहुवचन बनाने के लिए या पर हम अनुनासिक लगा देंगे, या को हम अनुनासिक कर देंगे। अथवा और आसान भाषा में समझें
तो यहाँ पर हम चंद्र बिंदु लगा देंगे। जैसे चिड़िया का चिड़िया, ऐसे ही पूछ दिया था। ये परीक्षा में आया हुआ शब्द है डिबिया, ये परीक्षा में आया हुआ शब्द है। PYQ अगर आप सॉल्व करते होंगे तो आपको मिला होगा ये। तो डिबिया का बहुवचन पूछा था तो डिबिया, विकल्प में डिबियों दिया था, विकल्प में डिबियों दिया था। कई लोग डिबियों वाला विकल्प टिक करके चले आए थे और आपको नहीं करना है, डिबियों नहीं करना है। क्यों? डिबियों उत्तर नहीं मानना है। क्यों? डिबियों उत्तर गलत है। क्यों? आप वीडियो में जाकर के लास्ट वाली वीडियो में देख लीजिएगा। ऐसे ही मान लीजिए पूछ दिया गुड़िया, अब गुड़िया का बहुवचन पूछे तो अंतिम अक्षर यानी कि अंतिम या पर हम चंद्र बिंदु लगा देंगे, गुड़िया। ऐसे ही आपसे पूछ दिया बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा ना, तो बुढ़िया के लास्ट में या है, इसका बहुवचन बनाना है तो अंतिम अक्षर अर्थात या पर हम चंद्र बिंदु जोड़ देंगे, गुड़िया हो जाएगा। ऐसे ही पूछ दिया भैया पुड़िया का बहुवचन क्या होगा, तो पुड़िया के अंत में या है, बहुवचन बनाना है, इसी या पर हम चंद्र बिंदु लगा देंगे, पुड़िया हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए जरा, एक तो मैंने कहा इस नियम पर ये डिबिया शब्द का बहुवचन एग्जाम में पूछा गया है, और एक और नियम मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा गया। ये देखिए प्रश्न पूछा था पहिया, ये एग्जाम में आया हुआ है, कहानी मनगढ़ंत कहानी नहीं कर रहा हूँ, ये परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न ही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पूछा था पहिया शब्द का बहुवचन होगा, ऐसे ही सवाल पूछा था। तो पहिया शब्द का बहुवचन होगा, ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है। तो ए ऑप्शन दिया था पहिए, पहिए। बी ऑप्शन दिया था पहिया, सी ऑप्शन दिया था पहिया, और डी ऑप्शन दिया था पहियों। अगर आप PYQ सॉल्व करते होंगे तो आपको आपकी इस प्रश्न से भी मुलाकात हुई होगी, क्योंकि ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो पहिया शब्द का बहुवचन होगा तो बहुत सारे लोग तो पहियों मार दिए थे। ठीक है, लेकिन आपको पहियों वाला विकल्प टिक नहीं करना है, क्योंकि पहियों ये पहिया का सही बहुवचन नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचे कि यार ये वाला उत्तर तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं उन लोगों की सोच बता रहा हूँ, मैं अभी आपको उत्तर थोड़ी बता रहा हूँ, मैं लोगों की मानसिकता बता रहा हूँ जो आधा अधूरा पढ़ाई किए होते हैं। इसीलिए देखिए सफलता पाना बहुत आसान है, बशर्ते उसके लिए आपको ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है, और ढंग से पढ़ने में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। किसी दिन मैं आपको एक वीडियो में पढ़ने का तरीका बताऊंगा, उस वीडियो में सिर्फ पढ़ने पर ही बात करूंगा, और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि आपका परीक्षा नज़दीक है। तो मैं जल्द ही, हो सकता है कल ही या आज आज ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ने के तरीके बताऊंगा। उसे आप देखिएगा, उस पर आप अमल कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अभी इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो भाई बहुत सारे लोग जो ढंग से नहीं पढ़े होते हैं वो सोचते हैं कि यार ये सी वाला विकल्प तो बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि पहिया का बहुवचन पूछ रहा है और वह पहिया उतार दिया है, तो ये कैसी होगा, तो वो पहले कैंसिल कर देते हैं। अब पहिए और पहिया में फंस जाते हैं, क्योंकि पहिया देखिए आकारांत है ना भाई, अंतिम अक्षर पर आ की मात्रा है तो ये आकारांत हुआ, और आकारांत हुआ तो आप ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादातर सीधे सीधे मैं बताऊं, बहुत ज़्यादा उलझाने की ज़रूरत नहीं है, उलझने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को यही नियम ध्यान में आता है कि अच्छा एक नियम है कि जिस शब्द के अंत में या रहे उसका बहुवचन बनाने के लिए या पर चंद्र बिंदु लगा देते हैं। तो इस शब्द के अंत में या है, इसका बहुवचन बनाना है, तो या पर चंद्र बिंदु लगा देंगे, अर्थात ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ऐसा उन लोगों को लगता है जो ढंग से नहीं पढ़े होते। लेकिन आपका सही उत्तर क्या होगा, ए वाला पहिए। पूछे क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए ये जो आप नियम लिखे हैं ये स्त्रीलिंग संज्ञाओं के लिए है, जबकि पहिया शब्द पुल्लिंग है। तो पहिया शब्द अगर पुल्लिंग है तो भले इसके लास्ट में या है, फिर भी इस पहिया शब्द पर ये वाला नियम लागू नहीं होगा। ठीक, और अगर पहिया शब्द पर ये वाला नियम लागू नहीं होगा तो फिर कौन वाला नियम लागू होगा, पुल्लिंग वाला।
तो पुल्लिंग वाला नियम क्या कहता है कि अगर अंतिम अक्षर पर आ की मात्रा है तो आ की मात्रा हटाइए और ए की मात्रा लगाइए। तो ये पहिया में से आ की मात्रा हटाएंगे तो पहिए बचा, और पहिए में आ के हटा करके ए लगाएंगे तो पहिए हो जाएगा। इस नाते ए वाला विकल्प सही है। यहाँ पहिया नहीं सही होगा, पहियों तो बिल्कुल गलत है, और पहिया भी गलत है। क्यों गलत है आपको मैंने बताया। फाइनली पहिया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, पहिए। ठीक है, तो आप जरा देख लीजिएगा इन सब नियमों को भाई साहब। इन सब नियमों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये मैं है ना बीच बीच में प्रश्न इसलिए बनाता रहता हूँ ताकि आपको बारीकी समझ में आए कि हमको कहाँ सतर्क रहना है। ठीक है, हाँ, और कोई बात नहीं। अब जरा देखिएगा, विशेष नियम है, ये विशेष नियम लिख लीजिए, उसके बाद बात खत्म। विशेष नियम में दो बातें आप याद रखिएगा। पहली बात, किसी भी संज्ञा का, या ऐसे कह लीजिए अगर डायग्रामिक रूप में हमको बताना हो या जानना हो तो कोई भी संज्ञा प्लस गण या जन या वृंद या लोग या वर्ग बराबर बहुवचन। इसका मतलब समझ में आया? सुनिए, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संज्ञा का मतलब चाहे पुल्लिंग हो और चाहे स्त्रीलिंग हो, और पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, उनमें भी चाहे आकारांत हो, समझ में आ रहा है, चाहे इकारांत हो चाहे ईकारांत हो, ठीक है, चाहे उकारांत हो और चाहे उकारांत हो। कोई भी संज्ञा का मतलब क्या हुआ कि मतलब कोई कंडीशन नहीं है। अभी तक आप जितना नियम लिखे थे उन सारे नियमों में कंडीशन था कि अकारांत होगा तो ये करेंगे, आकारांत होगा तो ये करेंगे, इकारांत होगा तो ये करेंगे, सबके लिए अलग अलग नियम था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे लिखा है कोई भी संज्ञा, माने चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे इस रूप की चाहे इस रूप की चाहे इस रूप की चाहे इस रूप की इस रूप की, कोई भी संज्ञा हो, अगर उसका बहुवचन बनाना है तो आप 1 2 3 4 5 इन 5 शब्दों में से कोई भी शब्द जोड़ करके बना सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर आपसे कहा नारी, नारी का बहुवचन, देखिए ये एक वचन के शब्द लिखेंगे, यहाँ बहुवचन के शब्द। जैसे मान लिया आपसे पूछ दिया नारी शब्द का बहुवचन बताइए, तो नारी शब्द का बहुवचन बताइए, तो अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था जब स्त्रीलिंग वाला मतलब जब ईकारांत वाला नियम मैं लिखवा रहा था तो वहां पे मैं यही उदाहरण दिया था, तो वहां पे नारी का बहुवचन नारियां लिखा था। सही है, बिल्कुल सही है। अब वो तो सही है, साथ ही साथ ये विशेष नियम कहता है कि आप इनमें से भी कोई जोड़कर बना सकते हैं। अब इन पांचों में से कोई भी जोड़ दीजिए, हम गण का प्रयोग कहाँ करेंगे, जन का प्रयोग कहाँ करेंगे, वृंद का प्रयोग कहाँ करेंगे, ऐसा कुछ नियम नहीं है, किसी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो जब नारी के साथ मान लीजिए हम जन शब्द का प्रयोग करें, नारी के साथ हम जन शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, नारी जन, तो नारी का बहुवचन नारी जन भी हो जाएगा। आई बात समझ में? अब आप कहेंगे कि सर अभी तो आप बताए थे कि नारी का बहुवचन नारियां होगा। हाँ, तो अभी भी मैं बता रहा हूँ कि नारी का बहुवचन नारियां होगा। मैं कहाँ कह रहा हूँ गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो नियम तो है ही है भाई। पुल्लिंग के लिए अलग नियम था, स्त्रीलिंग के लिए अलग नियम था, और पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में भी कई नियम था कि अकारांत के लिए अलग है, आकारांत के लिए अलग है, इकारांत के सबके अलग। तो वो सारे नियमों से बने हुए शब्द तो बहुवचन होंगे ही, साथ ही साथ उसी शब्द का बहुवचन इनमें से भी कोई जोड़ करके बना सकते हैं, वो भी सही है। मतलब नारी का बहुवचन नारियां तो सही है, आप इनमें से अगर कोई एक जोड़ करके, जैसे नारी के साथ जन जोड़ करके नारी जन बना देते हैं तो ये भी सही है। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेता का बहुवचन नेता ही होगा। क्यों होगा, आप जा करके देख लीजिएगा वीडियो। तो नेता का बहुवचन नेता ही होगा, ऐसा मैंने बताया था, बिल्कुल सही बात है। अब कह रहा है कि यार इनमें से भी कोई चाहे आप तो जोड़कर बना सकते हैं। यदि आप चाहें तो इन पांचों में से भी कोई एक उस शब्द में जोड़ करके आप बहुवचन बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम नेता के साथ है इनमें से हम लोग शब्द जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, नेता लोग। तो आप सोच रहे होंगे इसका मतलब नेता का बहुवचन नेता भी सही है, नेता लोग भी सही है, बिल्कुल ठीक है। जैसे अभी मैंने कहा ना
कि अध्यापिका, अभी आज ही मैंने आपको उदाहरण दिया था अध्यापिका, तो अध्यापिका का बहुवचन मैंने आपको क्या बताया था, अध्यापिकाएं, क्या बताया था, अध्यापिकाएं। तो अध्यापिका का बहुवचन तो अध्यापिकाएं सही है। अब आप इनमें से कोई एक जोड़ करके भी आप बहुवचन बना सकते हैं। जैसे मान लिया क्या दिया, अध्यापिका वर्ग, भाई इनमें से मैंने वर्ग शब्द जोड़ दिया ये वाला, तो अध्यापिका के साथ अगर आप वर्ग शब्द जोड़ देते हैं तो अध्यापिका वर्ग भी सही हो जाएगा, अध्यापिकाएं भी सही है, अध्यापिका वर्ग भी सही है। तो इन उदाहरणों से एक बात स्पष्ट हो रही है कि किसी भी संज्ञा का दो तरीके से बहुवचन बनाया जा सकता है। पहला तरीका उसके लिए जो नियम बनाया गया है, और दूसरा तरीका ये विशेष वाला नियम। क्लियर? हाँ, तो एक बार देख लीजिएगा। यदि किसी प्रकार की समस्या है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे कंफ्यूजन से अवगत कराइए, ताकि मैं आपके कंफ्यूजन के लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आ सकूं, आपके कंफ्यूजन के निस्तारण के लिए, सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक चीज मैं आपको और बता दूं, लेकिन बताने से पहले, है ना, अब देखिए एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, और ये बहुत बारीक, बहुत सूक्ष्म बात बता रहा हूं आपको, बहुत सूक्ष्म बात बता रहा हूं। और यही सब तो मेरी खासियत है, मेरी वीडियो में ना आपको यही सब चीजें प्लस मिलेंगी। पढ़ाने को तो सब लोग पढ़ाते हैं, वही पोथा, नियम लिखवाए और उदाहरण, लेकिन मेरी वीडियो में क्या है कि नियम उदाहरण तो है ही है, साथ ही साथ ये जो बारीकियां बीच बीच में बता रहा हूँ ना, अगर आपने ध्यान से सुना है तो परीक्षा में आपकी बहुत 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 मदद करेगी। इस नाते मैं कहता हूँ कि मेरा वीडियो जरूर देखा कीजिए। देखिए मैं बारीकी या सूक्ष्म बात क्या बताने जा रहा हूँ। देखिए बारीक या सूक्ष्म बात क्या है, जैसे एक बार परीक्षा में पूछा था, एक बार परीक्षा में पूछा था कि नेता, ये फिर से मैं कह रहा हूँ, ये मनगढ़ंत क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, और इसके जो विकल्प दूंगा मैं, वो विकल्प भी परीक्षा में आया हुआ विकल्प है। ठीक है, तो पहले प्रश्न सुनिए, नेता शब्द का बहुवचन होगा, नेता शब्द का बहुवचन होगा, ये सवाल पूछा, और विकल्प में दे दिया नेता, विकल्प में दे दिया नेता, नेताएं, विकल्प में दे दिया नेताओं, और विकल्प में दे दिया नेतागण। अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा भाई, इस प्रश्न का उत्तर ये और ये तो हो नहीं सकता, मुझे बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं। अब देखा जाए तो नेता का बहुवचन नेता वाला, मतलब नेता भी सही है और नेतागण भी सही है। अगर आप पुल्लिंग संज्ञाओं का जो नियम नंबर 1 लिखे थे कल, पुल्लिंग संज्ञाओं के बहुवचन बनाने का नियम नंबर 1, उस नियम नंबर 1 का जो अपवाद लिखे थे, वहां पे आप जाकर के देखें तो नेता का बहुवचन नेता ही बनाया गया था। और आज जो हमने अभी विशेष आपको बताया है, उस विशेष नियम के द्वारा नेता का बहुवचन नेतागण, अर्थात नेता का बहुवचन नेता भी सही है और नेतागण भी सही है, लेकिन आपको दोनों में से कोई एक ही करना है। अब ये मत सोचिएगा कि मतलब आयोग दोनों लोग को, जो नेता मानेंगे उसको भी उत्तर दे देगा, जो नेतागण मानेंगे उसको भी उत्तर दे दे, नहीं। आप सुनिए, उत्तर तो केवल एक, सही तो केवल एक को मानेगा, चाहे ए वाला चाहे डी वाला। अब आपको मैं यही बता रहा हूँ, यही सूक्ष्म बात बता रहा हूँ कि जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आप नेतागण वाला विकल्प को सही मानिएगा, क्योंकि आयोग इसी को सही मानता है। मतलब ये हुआ, ठंडे दिमाग से सुनिएगा, अभी मैंने कहा कि भाई किसी भी शब्द के दो प्रकार से बहुवचन बनेंगे, पहला उस नियम पर आधारित बहुवचन, और दूसरा विशेष नियम से बनाया हुआ बहुवचन। तो दो प्रकार से बहुवचन बनेगा, ठीक है।
अब हालांकि ऐसा होगा नहीं कि दोनों प्रकार का जो बहुवचन बनेगा दोनों विकल्प में दे दे, ऐसा जल्दी होगा नहीं, लेकिन अगर देता है तो आप विशेष नियम वाला, हालांकि ऐसा करेगा नहीं, केवल नेता पे एक प्रश्न बनाया था तो मैं सोचा आपको बता दूं, ठीक है। या थोड़ा और सोच लीजिए, थोड़ा और सुन लीजिए। जैसे जिन जिनका अगर विशेष, जैसे पुल्लिंग में आपने क्या लिखा था कि आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं को छोड़ करके शेष किसी भी रूप वाली संज्ञा के दोनों वचनों में रूप समान होते हैं, कल वाली वीडियो में। तो वहां पे मैंने कहा था कि भाई छात्र का बहुवचन छात्र होगा, है ना। मैंने कहा था कि भाई शिक्षक का बहुवचन शिक्षक होगा, कहा था कि नहीं कहा था। मैंने कहा था कि भाई गुरु का बहुवचन गुरु होगा, कहा था कि नहीं कहा था। ऐसे भी और भी एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। अब विशेष नियम से देखा जाए तो छात्र के साथ वर्ग जोड़ देंगे तो छात्र वर्ग भी बहुवचन हो जाएगा, शिक्षक के साथ आप जो जोड़ देंगे तो शिक्षक गण भी हो जाएगा, गुरु के साथ जोड़ देंगे तो गुरुजन भी हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा कि जिन वो आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं को छोड़ करके बाकी शेष संज्ञाओं के दोनों वचनों में रूप एक समान होते हैं। अगर इस नियम पर आधारित विकल्प दिया हो, अर्थात सेम टू सेम एक वचन और बहुवचन सेम टू सेम, ऐसा विकल्प, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा ना कि नेता का बहुवचन क्या होगा, तो नेता का बहुवचन क्या होगा, तो एक तो सेम टू सेम वाला विकल्प दे दिया है, नियमता तो ये भी सही है, और एक तो विशेष नियम वाला दे दिया है। ऐसी स्थिति में आपको विशेष वाला मानना है, ठीक है। बाकी जैसे मान लीजिए अलग देता है, जैसे कह दिया नारी का बहुवचन क्या होगा, तो अब नारियां भी दे दे और नारी जन भी दे दे, ऐसा नहीं करेगा, है ना। विशेष वाले नियम का बहुवचन, विशेष नियम वाले से बनाया हुआ बहुवचन और सामान्य नियम से बनाया हुआ बहुवचन दोनों विकल्प में तभी देगा जब एक विकल्प में सेम वाला शब्द रहे। जैसे वहां छात्र का दे दे तो छात्र भी दे दे और छात्र वर्ग, तो एक विकल्प सेम वाला है और एक विकल्प विशेष वाला है, ऐसे में आपको विशेष वाला मानना है, समझ में। लेकिन इस तरीके का विकल्प दे ही नहीं सकता, आ रही बात समझ में ना भाई। सेम वाला जो बहुवचन होता है और विशेष वाला, ये दोनों एक साथ दे सकता है, लेकिन सामान्य नियम से बनाया हुआ बहुवचन भी अलग, जैसे अध्यापिका का अध्यापिकाएं, अध्यापिका का अध्यापिका नहीं ना होता, अध्यापिका का अध्यापिकाएं, तो ये अलग सेम वाला नहीं है, ये अलग शब्द, अलग रूप वाला बहुवचन है। तो सेम रूप वाला बहुवचन और विशेष रूप वाला बहुवचन अगर दोनों विकल्प में है तो आपको विशेष रूप वाला मानना है, और अलग रूप वाला बहुवचन और विशेष रूप वाला बहुवचन ऐसा आपको दे ही नहीं सकता, तो इस पे बात ही खत्म हो गई। फिलहाल आपको इस पे ध्यान देना है, इस पे सवाल पूछा गया था, जो भी मैंने आपको बताया यदि आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए, और नहीं समझ में आया संकोच मत कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं और अच्छे से उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। और एक लास्ट नियम है, और इस नियम के बाद ये वचन प्रकरण समाप्त हो जाएगा। विशेष नंबर 2, विशेष नंबर 2 इसमें है प्राण, दाम, दर्शन, आंसू, अक्षत, जो शब्द क्लियर नहीं होगा बताइएगा, आशीर्वाद, आशीर्वाद, होठ, ठीक है, रोम, केश, हस्ताक्षर इत्यादि। इत्यादि माने और भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन इतना हमारे परीक्षा के लिए सफिशिएंट है। कितने शब्द लिखा, प्राण 1, दाम 2, दर्शन 3, आंसू 4, अक्षत 5, आशीर्वाद 6, होठ 7, रोम 8, केश 9, हस्ताक्षर 10। ये मैंने टोटल 10 शब्द लिखे हैं ना। प्राण माने आप समझते हैं, दाम, दाम माने ये प्राइस वाला दाम है, प्राइस। दर्शन आप समझते हैं, आंसू आप समझते हैं, अक्षत, अक्षत समझते हैं जो पूजा वाला अक्षत होता है, आशीर्वाद आप समझते हैं, होठ आप समझते हैं, लिप्स, और रोम, रोम माने रोम देश नहीं, रोम माने ये रोमा, जो ये सब रोमे है ना, ये रोमे, इस रोमा को हम रोम कहते हैं, और केश माने आप बाल जानते हैं, हस्ताक्षर आप जानते हैं। तो जरा वाक्य पूरा कीजिए, इत्यादि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं या बहुवचन होते हैं।
इत्यादि शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इस नियम पर सवाल बनता है। सवाल कैसे बनता है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जरा देख लीजिए एक बार इसको। ठीक है, देख लिए। अब जरा सवाल सुनिए कि इस नियम पर सवाल कैसे बनता है। सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होता है। ठीक है, अब आपको दे देगा प्राण, आपको दे देगा दाम, आपको दे देगा दर्शन, आपको दे देगा उपर्युक्त सभी। तो अगर आप इस नियम को पढ़े रहेंगे तो आप सही विकल्प कर पाएंगे, और नहीं पढ़े हैं तो फिर अंगल मंगल बुद्ध भगवान ऐसे करेंगे। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। या इसी प्रश्न का जब विकल्प देना होगा तो हो सकता है एक विकल्प इनमें से कोई दे दे और 3 टू अलग कर दे, है ना। जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन दे दिया, इसको मिटाएं। जैसे मान लीजिए एक टू प्राण रहने दिया, एक टू जनता कर दिया जनता, एक टू प्रत्येक कर दिया, एक टू मान लीजिए तेल कर दिया तेल। तो कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में? तो भाई इस जो आप 10 लिखे हैं, इन 10 में यह प्राण शब्द मिल रहा है, तो आपका ए वाला उत्तर हो जाएगा। कुल मिला दिला करके कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होता है, ऐसे ही सवाल पूछता है। तो अगर आप 10 को याद किए हैं, ध्यान में रखे हैं, तो आप आंसर कर ले जाएंगे। ठीक है, मिटाता हूं। ये सारे शब्द सदैव बहुवचन, सदैव बहुवचन में होने का जानते हैं क्या मतलब हुआ? जैसे लड़कियां हैं, लड़कियां शब्द भी बहुवचन ही है ना। जैसे कह दिया भाई कथाएं, तो कथाएं शब्द भी बहुवचन ही है। जैसे कह दिया बहुएं, तो बहुएं शब्द भी बहुवचन ही है। तो ये शब्द भी बहुवचन है और ये सारे शब्द भी बहुवचन है। फर्क बस इतना है कि ये जो शब्द बहुवचन है ये बनाए गए बहुवचन हैं, ये बनाए हुए बहुवचन हैं। ठीक है, ये बनाए हुए बहुवचन हैं, इन्हें बनाया गया है। लड़कियां बहुवचन लड़की से बनाया गया, कथाएं बहुवचन कथा से बनाया गया, बहुएं बहुवचन बहु से बनाया गया। तो ये सारे बहुवचन शब्द बनाए हुए हैं। लेकिन ये जो 10 बहुवचन है ये पैदाइशी बहुवचन है भैया। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो पैदाइशी बहुवचन है, मतलब नेचुरली बहुवचन है। ये नेचुरली माने स्वभाव से ही बहुवचन है, मतलब इनका स्वभाव है बहुवचन का होता है। ये बहुवचन में पैदा हुए हैं। ये लड़कियां जो बहुवचन है, कथाएं बहुएं, या जिन जिनको अभी हम लोगों ने बहुवचन बनाया है, ये सारे तो बनाए गए हैं, बाद में एक वचन से बहुवचन बनाया गया है। आई बात समझ में? लेकिन ये सारे जो हैं ये पैदाइशी बहुवचन है, ये कट्टर बहुवचन है। इनका प्रयोग एक वचन में हो ही नहीं सकता है, इनका प्रयोग कभी एक वचन में हो ही नहीं सकता है। और यदि आपने जबरदस्ती एक वचन में इनका प्रयोग किया तो गलत हो जाएगा। जरा इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मित्र, हो सकता है कि किताबों में वचन से संबंधित कुछ और भी तथ्य आपको मिल जाएं, लेकिन मैं इससे ज्यादा आपको कुछ और बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है, आप उतना ही पढ़िए जितना परीक्षोपयोगी है। क्योंकि ये समय रिसर्च करने का नहीं है, ये समय 30 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको क्रैक करने का है कि भाई 30 में हमारा 30 आ जाए। तो 30 में 30 लाने के लिए अथवा 30 में 25 प्लस नंबर लाने के लिए आपको उतना ही पढ़ना है जितने की ज़रूरत है। बाकी किताब है, किताब में तो बहुत सारी चीज़ें दिया रहता है। इसी नाते इतना ध्यान रखिएगा कि भैया सफलता वही पाता है जो इस बात को जानता है, किस बात को, कि व्हाट टू बी रेड, है ना, एंड व्हाट टू बी लेफ्ट, व्हाट टू बी लेफ्ट। जो इस बात को जानता है
जो इस महामंत्र को जानता है। यह है महामंत्र किसका? सफलता का। ये सफलता का महामंत्र है। आप यदि सफल होना चाहते हैं तो इस महामंत्र को जानिए। इस महामंत्र में क्या लिखा है कि व्हाट टू बी रेड, मतलब क्या पढ़ना है, एंड व्हाट टू बी लेफ्ट, माने क्या छोड़ना है। जिसको इस बात की समझ है वो निश्चित रूप से सफल है। कहने का मतलब जैसे किताब हो या अध्यापक हो, अगर सही अध्यापक होगा तो आपको वो बकवास अर्थात फालतू चीज़ें, विषयेतर चीज़ें, पाठ्यक्रम से थोड़ा हट के चीज़ें या हमारे स्तर से हट के चीज़ें, भाई हमें बेसिक का एग्ज़ाम देना है तो हमारा लेवल क्या, हमारे लेवल का प्रश्न क्या है या प्रश्नों का लेवल क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो जो अच्छे शिक्षक हैं वो उसी लेवल से आपको कंटेंट देते हैं। बहुत सारे हैं अपनी योग्यता दिखाने के लिए कुछ भी आपको बताते जाएंगे और आप सुनेंगे कि हाँ बड़ा अच्छा है, बड़ा नॉलेजवान है, बड़े नॉलेजफुल है सब। तो छोड़िए, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। मैं बात यहाँ कर रहा हूँ कि भैया क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। मान लीजिए आपके पास कोई किताब है, वो किसी भी विषय का हो, ठीक है, उस किताब में भैया बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस किताब में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आपको पहले ये तय करना है कि उस किताब में हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। जो पढ़ना है सिर्फ उतना ही पढ़िए, जो छोड़ना है उसको छोड़ दीजिए, ठीक। तो ये जानना जरूरी है। अब जितना पढ़ना है मतलब जितना जरूरी है, जितना पाठ्यक्रम के अनुसार है, जितना स्तर के अनुसार है उतना पढ़िए। समय आपके पास ज़्यादा है और कंटेंट कम है तो कई बार पढ़िए, है ना। भाई समय ज़्यादा है, कंटेंट कम है, आप सोचेंगे भैया इतना पढ़ना, हाँ तो कई बार पढ़िए ना आप भाई समय ज़्यादा है तो ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने से क्या फ़ायदा। एक चीज़ को 10 बार पढ़िए, 10 चीज़ को एक बार पढ़ने से अच्छा है। आप सुने होंगे ये बात। तो कुल मिला जुला करके वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। मैं स्ट्रेटजी, पढ़ाई की रणनीति, सही तरीके से पढ़ने की रणनीति में मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसे आप ज़रूर देखिएगा, बहुत उपयोगी सिद्ध होगा आपके लिए। लेकिन आज मुझे लगता है चूँकि उमस भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है और गर्मी में, इस उमस में बहुत ज़्यादा बोलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। इस नाते आज मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं पे इस वीडियो का समापन करूँगा, इस निवेदन के साथ, इस विनम्र निवेदन के साथ कि यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, आज मैंने वचन प्रकरण को समाप्त कर दिया, तो वचन प्रकरण से संबंधित 2 वीडियोज़ आपको मिल गई। दोनों वीडियो शुरू से लेकर के आखिरी तक अगर आप देखेंगे तो वचन का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं शेष रहेगा। और अगर रहेगा तो बताइएगा कमेंट करके। तो वचन चैप्टर आपका या वचन टॉपिक आपका समाप्त हो गया। कल अथवा अगली वीडियो में मैं आपको कारक, अगली वीडियो में मैं आपको कारक इस टॉपिक पे चर्चा करूंगा, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपसे कारक इस टॉपिक पे चर्चा करूंगा और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कारक भी कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। भाई ये तो कुछ चैप्टर्स ऐसे या कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे सवाल फिक्स होता है। वचन से सवाल फिक्स, कारक से सवाल फिक्स है, ऐसे ही कुछ और जो फिक्स हैं उनको आपको जरूर अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो मित्रों, कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कारक पे बात करेंगे, कारक से संबंधित बातों को सीखेंगे, तथ्यों को जानेंगे। तो कारक वाली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए, जितना हो सके अभ्यास करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जान लीजिए, जितना आप अभ्यास करेंगे, सिर्फ आप पढ़ने से नहीं कुछ होगा, पढ़िए, उसके बाद जितना हो सके अभ्यास कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। और सबसे बड़ी बात, इस उमस भरे मौसम में, इस गर्म मौसम में अपना विशेष ख्याल रखते रहिए। अगली वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।